हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द डीकोलोनाइजेशन। यहाँ दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक जो बैकग्राउंड रहा था कि डीकोलोनाइजेशन आखिर हुआ क्यों, राइट। एंड उसके बाद हम लोग कॉजेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एंड देन उसके बाद डीकोलोनाइजेशन होने के बाद न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे उनका स्टेटस क्या था वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आउटकम था वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइज कंट्री के लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर आया था। यहाँ दोस्तों, सो कॉलोनाइजेशन है क्या, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। डीकॉलोनाइजेशन का मतलब कॉलोनाइजेशन को खत्म कर देना। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है लाइक जैसे हमारा इंडिया, प्यारा भारत, ये भी एक कॉलोनी रह चुकी है, एक कॉलोनाइज कंट्री थी अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। सो कॉलोनाइजेशन कहने का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो किसी दूसरे कंट्री से एक दूसरे कंट्री में आते हैं, विद सम मोटिव्स। फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो सकता है उनमें से एक। तो हिंदुस्तान में भी वैसे ही ब्रिटिश आई थी और उन्होंने यहाँ पर देखते देखते अपने कल्चर को पहले बनाया, फिर डोमिनेंस को क्रिएट किया 1757 में। 1765 में कंप्लीट डोमिनेंस हो गया उन लोगों का। उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया। सो ये फिर वहां से इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो जाता है। सो ये कॉलोनाइजेशन कहने का मतलब है कि मतलब अपने एक ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को सेटल करती है, दैट इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। सो यहाँ पर हिंदुस्तान में भी उन्होंने अपनी कॉलोनी जमाई थी, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के अलग अलग जगह पर, अमेरिका में भी इंक्लूडिंग बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने जो ताकतवर मुल्कें थी, उन्होंने अपना कब्जा जमाया था, अपना इन्फ्लुएंस वहां पर जमाया था। आपको पता है कि अमेरिका को भी डिस्कवर किया था वहां पर क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। फिर वहां पर 13 कॉलोनीज ब्रिटेन ने जमाई। हिंदुस्तान भी 1498 में वास्को दा गामा आए थे। हिंदुस्तान में भी कॉलोनी का जो मामला रहा था, कॉलोनाइजेशन, वो पहले डच आए, पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए वगैरह वगैरह। सो यूरोप की जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में, स्पेन बहुत ताकतवर मुल्क थी, तो वो पूरे दुनिया भर में अपनी कॉलोनी जमाई थी। उनमें से सबसे ज्यादा कॉलोनाइजेशन करने में कामयाब रहा था इंग्लैंड। कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में इंग्लैंड दुनिया के 25% एरिया पर जो है, दुनिया के 25% एरिया पर अपना कब्जा जमा चुका था, अपनी कॉलोनी जमा चुका था। वेल दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। तो ये था कॉलोनाइजेशन। उसको दोबारा 1945 के बाद जब दुनिया बाइपोलर बन जाती है, राइट, जब आफ्टर द डिफीट ऑफ द एग्जिस्ट पावर, तो दो सुपर पावर उभर कर सामने आते हैं, एक अमेरिका, दूसरा और यूएसएसआर, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उन पर अपना डोमिनेंस जमाने की कोशिश करते हैं। एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ हिंदुस्तान में विंस्टन चर्चिल से यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रपोजल दिया कि आप हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द आज़ाद कर दें। ठीक उसी तरीके से देखिएगा आप 1940s, यानी 1940 से 1950 एंड 1960s इवन, एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसा डिकेड था 19th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का, जब दुनिया के अलग अलग कोने में मुल्क जो है वो आज़ाद हो रही थी, राइट। तो यहाँ पर डीकोलोनाइज हो रहा था। जितने भी पुराने रिजिम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी, चाहे वो ब्रिटिश का हो, फ्रांस का हो, या फिर दूसरे किसी यूरोपियन पावर का हो, तो ये लोग डीथ्रोन हो रहे थे वहां से। तो दिस वाज द सीन। वेल, ब्रिटिश एम्पायर, apart from India, the British Empire was comprised of Ceylon, Africa, the West Indies, Fiji Islands, Gibraltar and others. यहाँ से उन्होंने अपनी कॉलोनी खत्म करनी पड़ी। Well, the British rule, उन्होंने जॉर्डन में भी अपने कॉलोनी को स्टैब्लिश किया था, पैलेस्टाइन एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. So, however, the vast empire gradually disappeared within 30 years after the Second World War.
well, अब यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द कॉजेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, राइट? सो ये जो डीकोलोनाइजेशन था डिड नॉट कम ऑल ऑन अ सडन एंड वेरियस कॉजेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट? तो पहला था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटेन की जो मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन जो थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, राइट? एंड कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपनी जो कॉलोनीज थी उसको रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उतनी पावर नहीं बची थी अब उसमें। कहा जाता है कि अ फ्यू मिलियंस ऑफ ब्रिटिश यूथ्स डाइड इन दिस वॉर, तो thus the army became a victim of depression and Britain could not have their mental and economic strength to preserve her vast empire, right? वेल नंबर टू जो पॉइंट होता है दोस्तों, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर देयर वेर आउटबर्स्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों, हमारी इंडिया में भी बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुई थी, राइट? अब चाहे वो बात कर लो आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उससे पहले आप जाओगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिलेगा आपको। तो गांधीयन एरा जो था उसमें एक एक्टिव फेज ऑफ नेशनलिज्म एंड बहुत सारे इंक्लूडिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मिली थी, राइट? सो इनके ये कहीं ना कहीं ये की फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। सो ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लिए हिंदुस्तान में एक चैलेंज बन गया था। एंड जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, वहां पर भी इसी टाइप के आंदोलन और बगावतें हो रही थी, राइट? तो ये डीकोलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। बिसाइड्स कहा जाता है कि लाइक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू देम, so they could no longer be deprived of legitimate demand of independence. Japanese success in Asia against the Western imperialism inspired the people of India and other Asiatic countries to free themselves from the British chains of imperialism. Right. नंबर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही यूएसए एंड यूएसएसआर उन्होंने अपना सपोर्ट जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने साथ देने के बारे में प्रस्ताव रखा था। पर्टिकुलरली यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने विंस्टन चर्चिल से बात भी की थी कि इंडिया को जल्द अज जल्द फ्री कर दिया जाए, राइट? प्रेसिडेंट रोजवेल्ट यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे एट दैट टाइम, उन्होंने डिमांड किया द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द सेंस के जितने भी कंट्रीज है दुनिया में, जहां जहां भी कॉलोनाइजेशन है वो उसको फ्री कर दे। और ये पर्टिकुलरली अटलांटिक चार्टर में कहा गया था ऑफ 1941, राइट? उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन जो थे, सक्सेसर ऑफ रोजवेल्ट, उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया ऑन क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट। सो हाउएवर यूएसए उनका जो है दो ऑब्जेक्टिव्स था कहीं ना कहीं सपोर्टिंग दिस डिमांड। पहला, यूएसए हैड एन apprehension that if the colonies were denied independence, Russia would take the initiative to spread socialism here, there, or communism, right? B, the newly independent countries could be used as the markets for American products. तो ये कुछ मामला थे। तो अमेरिका समझ रहा था कि अब उसकी हैसियत जगह बन रही है और ये जगह छीनी जा सकती है रशिया के जरिया, अगर वो एक सॉलिड स्टैंड और ग्रिप ना पकड़े तो। वेल, यहाँ एशिया नंबर 4, इन एशिया द जापानीज लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द इंग्लिश, फ्रेंच, डच इंपीरियलिज्म, ये तीनों, राइट? एंड इमिटेशन जो था ऑफ द मोनरो डॉक्ट्राइन, दे फ्रेम्ड द स्लोगन एशिया फॉर द एशियंस, राइट? एशिया फॉर द एशियंस। तो ये जो प्रोपेगेंडा था वो इन्फ्यूज करती है अ ग्रेट होप अमंग द डोमिनेटेड नेशंस ऑफ एशिया, राइट? इसके बाद यूएनओ फॉर्म होती है 1945 में, पर्टिकुलरली which formed at the initiative of the USA, जो relentless propaganda against all forms of imperialism and colonialism को कैरी करती है। वेल, यहाँ सर विंस्टन चर्चिल जो थे वो कमेंट करते हैं on November 10, 1942 that he did not become the Prime Minister of England in order to preside over the liquidation of the British Empire. So this comment, order to preside over the this comment exposed the difference of opinion among the British statesmen regarding granting of independence to India. Well, however, the Labour Party came to power in Britain and Attlee, the Prime Minister, was sympathetic to the Indian demand, right? So sanity
prevailed upon insanity, and the British government came to realize कि possible it would not be possible for them to keep India under their control, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही थी. ये एक वॉल्केनिक सिचुएशन इरप्ट हो चुका था जो डिससेटिस्फैक्शन एंड रिजेंटमेंट को बहुत ज्यादा हवा दे रही थी. और ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको पता था कि कुछ ना भी किया जाए तो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का पलटने वाला है. अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंस स्टेटस देकर यहाँ से चले जाते. तो ये था इंडिया केस. लेकिन इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी अलग अलग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन भी बनता है इंटरनेशनल प्रेशर को लेकर. और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज 1940s 50s एंड 60s में आजाद होते हैं. रीजन यही होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर प्रेशर बनता है. जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है पर्टिकुलरली तो ये मामला और भी ज्यादा तेज हो जाता है. मैं आपको बता दूं, न्यूली इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, दीज टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर बॉर्न ऑन अगस्त 15 1947. 1948 में बर्मा एंड सिलोन, म्यांमार, श्रीलंका कह लीजिए आप, वो इंडिपेंडेंट हुए. The British troops left Transjordan and Palestine in 1946, 1947 and 1948 respectively. So gradually Malaysia, Ghana, Nigeria, Cyprus, Tanganyika, Zanzibar, Jamaica, Trinidad and Tobago, Uganda, and subsequently many other British colonies became independent. So not only the British imperialism but also the French and Dutch imperialism also made with the same fate, right? अब यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ. अभी जो मॉडर्न रिसर्चर्स है, कार्ल हैक, उन्होंने पर्टिकुलरली उनका एक आर्टिकल है डीकोलोनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया. उसमें उन्होंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को बताया है कि हालांकि डीकोलोनाइज तो हुई है ये कंट्रीज, लेकिन अब कंडीशन यहाँ इन कंट्रीज की जो कंडीशन है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की, जहां जहां कॉलोनी थी वहां उसका कंडीशन बैड टू वर्स हो जाता है, यानी और ज्यादा मिजरेबल कंडीशन हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐसे कंडीशन में छोड़कर जाती है इन कंट्रीज को, यहाँ पर करप्शन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स वो अपने अपने लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स के जरिए इन बातों को समझाने की कोशिश करते हैं. सो आज हिंदुस्तान भी आप देख सकते हो दोस्तों, उस वक्त किस तरीके से जो कंडीशन थी उसको कैसे स्टेबलाइज किया गया, काफी वक्त लगा इसको करने में, राइट? सो इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म का एक गहरा छाप छोड़ गया था ये एक डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस. चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.